नमस्कार छात्रों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक चल रहा था लैंग्वेज पेडागॉगी यानी भाषा का शिक्षण शास्त्र, उसमें जो आज का टॉपिक है वो हम लेने जा रहे हैं पढ़ना लिखना सीखना। टॉपिक का टाइटल नंबर है 3.1.4 और उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से कि पढ़ना लिखना सीखने की प्रक्रिया है क्या, बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते और पठन शुरू करने के कारगर उपागम। हम बीच में एक दो सवाल भी लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और यहाँ से खूब सवाल आते हैं। आपको पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप उसको सिस्टमेटिक तैयार रखने के लिए सुबो पाली वर्ड यूज करते हो। सु माने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों भाषा के कौशल क्रमबद्ध होते हैं और क्रम से सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुनना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है और वो लिखना शुरू कर दे। तो ये भाषा के चारों कौशल को हम कैसे सीखते हैं, उनमें क्या क्या सावधानियां बच्चों को सिखाने में रखनी चाहिए, एक टीचर को पता होना चाहिए। तो टॉपिक का टाइटल हम लाइन टू लाइन पढ़ते रहेंगे और उसको डिस्कस करते रहेंगे। लिखा हुआ है कि पढ़ना लिखना सीखना 3.1.4 में हालांकि हम भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप से पढ़ाने की सिफारिश या प्रस्तावना पर जोर देते हैं कि चारों कौशलों को एक साथ विकसित किए जाने की जरूरत है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को सुनना बोलना तक ही सीमित रखा जाता है। धीरे धीरे जैसे उनकी कक्षाएं ऊपर होती हैं या उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वो परिपक्व होते हैं, वो धीरे धीरे चारों कौशलों में परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ये भाषा के चारों कौशल प्राइमरी स्तर तक प्रत्येक बच्चे के अंदर आ जाने चाहिए। ये टारगेट होता है प्राइमरी स्तर में भाषा के शिक्षण की प्रक्रिया में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो पहली दूसरी भाषाएं हैं या विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन सब के साथ में हम इन कौशलों को विकसित करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर आएंगे 46 पर। 46 में हम देखेंगे सबसे नीचे की तरफ यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं कि परंपरागत रूप से प्रशिक्षित जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग लेकर टीचर आए हैं वो क्या करते हैं, बोलने के प्रशिक्षण को भाषा के सहभागी और अभिव्यक्ति मूलक कौशल पर जोर देने के बजाय शुद्धता पर जोर देते हैं। अब कैसे कोई बच्चा चारों कौशल सीखेगा जब शुरुआत में टीचर इस बात के लिए दबाव डालेगा कि बच्चे की बोलने, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में शुद्धता। हमने कई बार बताया है 94 नंबर पेज पर चैप्टर नंबर 4 में मेंशन है, अगर पढ़ाना चाहते हो तो बच्चों की कमियों को नहीं अच्छाइयों को देखो। इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं फिर भी बहुत शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। कई सारी त्रुटियां हमारे बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में होती हैं, लेकिन हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बहुत शुद्धता की तरफ जाए। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे, भय के कारण अपने अंदर की अभिव्यक्तियां प्रकट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया जो परंपरागत टीचर हैं, ट्रेडिशनल टीचर हैं, वो शुद्धता पर जोर देते हैं, जबकि शुद्धता पर बहुत ज्यादा शुरुआत में जोर नहीं देना चाहिए। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, मैंने पढ़ाया था कि जब बच्चे कक्षा 3 तक बच्चों को बिना सुधारे जो भी वो बोलते हैं उसी रूप में उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। कक्षा 4 के बाद अगर उनको रुचिकर और समृद्ध वातावरण दिया जाता है तो वे मानक भाषा को स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा शुद्धता पर जोर नहीं डालना। इसलिए कक्षा में बोलने को हमारी व्यवस्था में नकारात्मक मूल्य समझा जाता है और काफी ज्यादा शिक्षक की ऊर्जा बच्चों को शांत कराने में चली जाती है। बच्चों को बोलने देना चाहिए, आपस में बातचीत करने देना चाहिए, ताकि क्या होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या लोग स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम इंटरेक्शन के कारण बच्चों के अंदर भाषाई विकास होगा, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, शब्दों का आदान प्रदान होगा, उनको भाषा वो सीखेंगे। इस टेबल इसी 46 नंबर पेज पर हिंदी वाले एडिशन में चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल बनी है। इस टेबल से कई सारे सवाल आए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। टेबल है बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। पहला टाइटल है बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। तो यहाँ 4 पॉइंट लिखे गए हैं। क्वेश्चन जो ज्यादा बना है इसके दूसरे वाले पार्ट से बना है पठन शुरू करने के कारगर उपागम।
पठन शुरू करने के कारगर उपागम का जो तीसरा पॉइंट है, इससे कई बार प्राइमरी और जूनियर स्तर पर लैंग्वेज पेडागॉजी में सवाल पूछा गया है। हम एज इट इज अभी यहाँ पर जब आएंगे तो क्वेश्चन भी आपको रिकॉल कराएंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले जानते हैं बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। आपने पढ़ने का मतलब यहाँ पढ़ लेने से नहीं है, पढ़ने के मतलब किताब रखी है। पढ़ने की प्रक्रिया आपने देखा होगा, बच्चे क्या होते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रट लेते हैं। अब उन्हीं से पूछो कि इस किताब में मछली कहाँ लिखी हुई है, तो अब वो ढूंढ नहीं पाते मछली वर्ड कहाँ लिखा। ये बड़ी समस्या। तो पठन ये नहीं है कि बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। तो यहाँ कुछ पढ़ ना पाने की जो कंडीशन है उनको डिफाइन किया गया है, फिर आगे बताया गया कि पठन शुरू कैसे किया जाए। तो पहले बात लिखी गई है कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। उसका पहला कारण है, ध्यान से सुनते चलिए, आपके पास एनसीएफ है तो पेज नंबर 46 पर आप ओपन कर लेंगे, एज इट इज लाइन आपको मिलती चली जाएगी। शिक्षक शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों में कमजोर होते हैं, यानी टीचर टीचिंग पेडागॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनमें इतने कमजोर होते हैं, यानी इस समझ कि उनमें कमी पाई जाती है कि कहां विद्यार्थी समझा रहा है, कहां उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया की समझ का उनमें अभाव, उनमें मतलब शिक्षकों में अभाव होता है, जिससे नीचे से ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे पहचान और पाठ के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। उनमें कई बार कक्षा प्रबंधन के कौशल का भी अभाव होता, उनका ध्यान गलतियों पर अधिक होता है, ना कि कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति पर। तो पहला पॉइंट लिखा कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। पहली बात तो जो टीचर हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचिंग सिस्टम में, वो ट्रेनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको नहीं बताए जाते हैं, ताकि उनके अंदर ये समझ बने कि कैसे बच्चे सरल से कठिन की ओर, या जो भाषा उनको ज्ञात है उस भाषा से नई भाषा की तरफ उनको कैसे ले जाया जाए। कई बार इतनी बुनियादी कमजोरी होती है कि वो कक्षा को नियंत्रित करने में, अब कक्षा को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कक्षा को संभालने में ही उनकी सांसें फूलती हैं। तो ऐसी स्थिति वाले शिक्षक पठन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें शिक्षकों की गलती नहीं, हमारा तंत्र ऐसा है जिसके कारण वो बुनियादी चीजें नहीं सीख पाते हैं। आगे लिखा है कि शिक्षक जो हैं गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता, वो ये सोचते हैं कि तुमने कितना शुद्ध वर्ड बोला, ये नहीं सोचते कि तुमने ऐसा सोचा कैसे, तुमने ये शब्द प्रयोग कैसे कर लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी कल्पना, जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है, उन पर फोकस किया जाए, शुद्धता पर फोकस ना किया जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है गलतियां जो इरर्स होती हैं पार्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का हिस्सा होती हैं। बहुत सवाल पूछा गया। अगला पॉइंट है सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों को पठन के शिक्षा शास्त्र की तैयारी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देता, और ना ही सेवा काल के प्रशिक्षण में इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ दो बातें लिखी गई, कह रहे जो टीचर जिस समय वो टीचिंग मॉड्यूल में होते हैं, ट्रेनिंग में होते हैं, उस समय भी उनको ट्रेन नहीं किया जाता, और जब वो टीचर बन जाते हैं तब भी उनको कोई ट्रेनिंग प्रोसीजर में नहीं लिया जाता है, ताकि उनके अंदर जो स्किल डेवलप नहीं हो पाई है उनको डेवलप। इसलिए दोनों स्थितियों में टीचर जैसा पहले था वैसा वैसे बाद में रहता है, यानी एक आम इंसान और टीचर में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसी स्थिति हमारे शिक्षक संस्थानों की जो जिसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये व्यवस्था बन गई है। तीसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तकें तदर्थ आधार पर, तदर्थ मतलब एक जर्नल सर्वे पर तैयार कर दी जाती। अब बताइए दिल्ली में या लखनऊ में या इलाहाबाद में बैठकर कोई टीचर किताब लिख देता है, तो यहाँ के पर्टिकुलर लोकल लोगों को तो हो सकता है वो किताबें ज्यादा अट्रैक्ट करती हों, ज्यादा पसंद आती हों, लेकिन जो जनजातीय बच्चे हैं, अधिकारहीन क्षेत्र में हैं, पहली पीढ़ी के स्टूडेंट हैं, या और कई प्रकार के जो पिछड़े बच्चे हैं, वो हो सकता वो चीजें समझते ना हो। आपने भाषा में जो कहानियां लिखी उसमें रेलगाड़ी, एरोप्लेन का एग्जाम्पल है, हो सकता उन्होंने बैलगाड़ी ना देखी हो, तो उनको वो किताबें कहाँ अट्रैक्ट कर पाएंगी। इसलिए कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकें तदर्थ आधार पर तैयार की जाती, उसमें पठन से संबंधित कोई नीति नहीं होती। अगला लिखा है कि वाचिक पृष्ठभूमि
मतलब सॉरी, चौथा पॉइंट है इसका वंचित पृष्ठभूमि। जो मतलब ऐसे परिवारों से बच्चे आए हैं जहां उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, जहां उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जिनके घर में कोई नहीं एडमिशन लिया, पहली बार वो एडमिशन लेकर स्कूल आए हैं, तो पहली पीढ़ी के विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा स्वयं को स्वीकार्य नहीं समझते और स्वयं को पाठ्य पुस्तकों से जोड़ नहीं पाते। मतलब जो पहली जनरेशन के बच्चे हैं वो जानते नहीं है गुरुजी रिस्पेक्ट क्या होता है, सर क्या होते हैं, कौन सी भाषा प्रयोग करें, किस प्रकार के मैनर होने चाहिए सर टीच। तो इसलिए क्या है, टीचर उनको इग्नोर करना शुरू करता है और बच्चे वो ऑटोमेटिक दूर हट जाते हैं। ये 4-5 कारण इन्होंने बताए हैं पेज नंबर 46 पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 3 में कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। अब इनके अंदर अगर पठन शुरू करना है तो शुरू कैसे किया जाए। अगर कोई टीचर चाहे बच्चे पढ़ना सीखें तो क्या करे। पहला काम करें, कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो। हमने कहा था चैप्टर नंबर इसी में 3 में आपने पढ़ा था कि भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण, चाहे प्रथम भाषा हो या द्वितीय, इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो कह रहे कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो, संकेतों, चार्टों, कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हों ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियां सीखने के साथ साथ लिखित संकेतों को बच्चे पहचान। अगर ए फॉर एप्पल बताया जा रहा है तो बड़ा सा एप्पल वहां दिखाया जाए कि कैसे कैसे बड़े कैपिटल ए बनता है, उसका फार क्या होता है, छोटा आ और बड़ा। अगर बच्चा मछली जल की रानी है कविता याद कर लेता और मछली कहाँ लिखा पहचान नहीं पाता, तो इसका मतलब है उसने जो छोटे छोटे शब्द हैं इनको रिकॉग्नाइज करना या आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा है। अगर शुरू से इन छोटे छोटे वर्णों को, शब्दों को सिखाया गया होता तो उसको ये दिक्कत ना आती। दूसरा पॉइंट लिखा है कल्पनाशील निवेशों की जरूरत है जिसे एक योग्य शिक्षक हाव भाव से पढ़े। मतलब टीचर को ऐसा कुछ क्लास में टीचिंग करनी चाहिए ताकि जो कंटेंट पढ़ा रहा है उसमें क्या है, भाव वैसे होने चाहिए। कुछ गंभीर है, कुछ डरावना है, कुछ भारी है, कुछ जरूरी है, तो यहाँ भाव होने चाहिए, एक रस में ना पढ़ता चला जाए। यानी भाषा शिक्षण के कौशलों को वो उचित प्रयोग करता हुआ क्लास में चीजों को बताए। अगला पॉइंट लिखा है जो यहां से क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यार्थियों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा लिखित पाठ का वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पठन शुरू करना चाहते हो तो विद्यार्थियों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन कराया जाए और उनके द्वारा लिखित पाठों का वाचन। क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास सामने है, हम पढ़ देते हैं साथ में। हो सकता है आपको भरोसा ना हो कि एनसीएफ से सवाल कैसे आते हैं, तो क्लियर होगा। क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास प्राइमरी का पेपर है, सन तो हम नहीं बता पाएंगे। 150 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है। क्वेश्चन आप सुनिएगा, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है। पहला पॉइंट है लिपि चिन्हों का ज्ञान। ऑप्शन पहला है लिपि चिन्हों का ज्ञान। दूसरा वाक्य विन्यास पर अधिकार। तीसरा बच्चों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा लिखित पाठ का वाचन। और चौथा है बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ाना। अब बड़ा आसान है, एनसीएफ की लाइन 46 नंबर पेज पर विद्यार्थियों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और लिखित पाठ का वाचन। ऑप्शन में आंसर भी सेम लिखा हुआ है, पठन शुरू करने का बच्चों द्वारा बताए गए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन, ज्यादा लोग जो लोग एनसीएफ पढ़ के नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों और अर्थों को समझने वाला टिक करके आते हैं और कहते हैं हमारा 150 में से 150 किया है तो कितना 30 काट लेगा, 120 तो आएगा, चलो 50 काट लेगा, 100 आएगा। आंसर की चेक करते हैं तो 50 नंबर कि रही आंसर की गलत है। जब रिजल्ट आता है तो 70-80 नंबर। इसलिए सीटेट कोई नहीं पास हो पाता है क्योंकि एनसीएफ की गंभीरता को नहीं समझता। केबीएस, एनबीएस, एपीएस की पेडागोजी लोग क्यों नहीं झेल पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो टीचर्स मेलवन से बनती है। तो लाइन टू लाइन एनसीएफ पढ़ो क्योंकि ये सब फैसिलिटी वीडियो पर इतनी डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, तो मैं शार्ट में चीजें बताता आपको चलता हूं। कहते समझदार के लिए सारा काफी, तो आप चीजें सीख रहे हैं। लेकिन क्लास में जब हम होते हैं तो इनको और डीप लेवल पर डिफाइन करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरी क्लास में कोई बैठ जाए और उसको सीटेट ना क्वालिफाई हो तो ये संभव होता ही नहीं है। ऐसा मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं और हमें भी इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि काफी एक्सपीरियंस हुआ। हजारों बच्चों को मैंने सीटेट अपने इसी एनसीएफ से क्वालिफाई कराया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है
कि अतिरिक्त सामग्री, पठन, कहानियां, कविता आदि की बहुतायत होनी चाहिए। प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को इसका अवसर दिया जाना चाहिए कि वे पाठ तैयार करें और स्वयं द्वारा चुने हुए पाठों को कक्षा में योगदान दें। तो ये है पठन शुरू करने के कारगर उपागम। और पढ़ना क्यों नहीं सीखते, इसी में पेज नंबर 46 पे जब नीचे की तरफ आओगे तो एक पैराग्राफ है, यहां से क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। 46 पे मैंने पढ़ा था, अब आएंगे 47 नंबर पेज पर, लास्ट में हम चैप्टर के हैं। 3 सवाल सबसे नीचे पैराग्राफ से आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर पहला क्वेश्चन है स्थानीय, पहला हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, यहां नीचे से 8वीं 9वीं लाइन है। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों में लोक कथाएं, कहानियां सुनाना, सामुदायिक गायन और नाटक आते हैं। कहानी सुनना न केवल शाला पूर्व शिक्षकों के लिए आवश्यक है, बल्कि वह बाद में भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कथानक विमर्श होने के कारण मौखिक रूप से कही गई कहानियां तार्किक समझ का आधार बनती है, तैयार करती, साथ ही हमारी कल्पनाशीलता को समृद्ध करती और हमारे जीवन से अलग परिस्थितियों को भागीदारी की क्षमता का विकास भी करती है। कल्पनाशीलता और रहस्यात्मकता बच्चे के विकास में बड़ा योगदान देती है। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किया। क्वेश्चन आया था सेंट्रल टीटी प्राइमरी में कि बालक में सुनने की कला का विकास किया जा सकता। तो लोक शास्त्रीय संगीत लाइन लिखी हुई है, किया जाना चाहिए, जिसमें लोक शास्त्रीय लोकप्रिय सभी संरचनाएं शामिल हैं। लोक गीतों और संगीतों को भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थान मिलना चाहिए, उनको अभ्यास और गतिविधियों के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कहानियां क्या करती है, हमारी तार्किकता को बढ़ाती हैं। 2 चीजें, एक मैथमेटिक्स और कहानियां आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इनहेंस करती हैं, प्लस आपके अंदर सृजनात्मकता और रहस्यात्मकता को बढ़ावा देती हैं। प्लस आपको अगर पठन शुरू करना है, यानी बोलना सिखाना है, तो आपको क्या है, लोकगीत, लोक शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। तो यहां इंटरेस्टिंग एक सवाल और हम ले लेते हैं, छोटा सा है, आपको बता देते हैं, हमारे पास है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारे पास फिर है, हम पढ़ दे रहे हैं। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? पहला, ये भाषिक नियम सिखाती हैं। दूसरा, बच्चों के खाली समय के सदुपयोग करने में मदद करती हैं। तीसरा, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा है, ये बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती। हमने एज इट इज लाइन आपके सामने पढ़ी है कि कहानियां क्या करती हैं, आपको कहानियां का हमारी कल्पनाशीलता को समृद्ध करती है और हमारे जीवन से अलग परिस्थितियों में भागीदारी की क्षमता का विकास भी करती है। कल्पनाशीलता और रहस्यमयता बच्चे के विकास में बड़ा योगदान देती है। तो जो रहस्य है और सृजनात्मकता है, ये कैसे बढ़ती है? कहानियों से। क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, मैंने पढ़ दिया है। अगला फिर सवाल आया है, पठन शुरू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन आया है, पठन शुरू करने के लिए डैश डैश क्या करना चाहिए? तो पहला है सामूहिक वाचन करना चाहिए, वाचन कौशलों का विकास करना चाहिए, तो व्यक्तिगत पठन को बढ़ावा देना चाहिए, एक ऑप्शन और होता है। क्वेश्चन देखिए, जबकि पठन को भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, स्कूली पाठ्यक्रम सूचनाओं और रटन पाठों से इतने भरे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने का आनंद काफी दूर छूट जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आया है, पढ़ने की संस्कृति का विकास बालक में डैश डैश किया जा सकता है। पहला होता है सामूहिक, दूसरा होता है वाचन कौशल, तीसरा होता है व्यक्तिगत और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं, सपोज दैट। अब आप लगाएंगे ज्यादातर सामूहिक या वाचन कौशल लोग लगाते हैं, जबकि यहाँ आंसर क्या है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किए जाने, यानी इंडिविजुअल लेवल पर अगर पढ़ने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए तो क्या होगा, बच्चे आसानी से चीजें पढ़ना सीखेंगे। आगे लिखा है, शिक्षकों को इस संस्कृति का हिस्सा बनकर टीचर खुद पढ़ने की प्रक्रिया के साथ, टीचर क्लास में आता है, कहता है कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, 15 घंटे पढ़ता हूं, तुम लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं, कैसे सीटेट निकलेगा? कभी कभार ये आ जाता है कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, कैसे? अब वही बच्चा पूछ ले कि गुरुजी आप कितना पढ़ते हो, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए टीचर को खुद पढ़ने की संस्कृति का विकास करना चाहिए, नई नई किताबों ग्रंथों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा डेवलप हो। आगे लिखा है कि इसके लिए स्कूल में सामुदायिक स्तर पर पुस्तकालयों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।
और आगे लिखा है कि यह मान्यता की कथा उपन्यास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह मानना कि कथा उपन्यास पढ़ना समय नष्ट करना है तो पठन को हतोत्साहित डिमोरलाइज्ड कर रहे हो। आजकल बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, इवन गार्जियन भी कहते तुम चाचा चौधरी चंपक या कोई नॉवेल कैसे पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस पढ़ो। तो यही पठन को हतोत्साहित, जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चे को, शुरुआत में वो चीजें पढ़ने देना चाहिए। धीरे धीरे वो अपने सिलेबस की किताबें भी पढ़ने में आनंद उसको आने लग जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर बच्चों 3, जिसमें हमने पेज नंबर 47 पर पूरा डिटेल लैंग्वेज पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट की मतलब सभी भाषा की पेडागोजी का फंडामेंटल हमने बताया। यही फंडामेंटल इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, उर्दू में भी आता है, पंजाबी अरबी में आता है। अब जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक होगा 48 नंबर पेज पर, 48 नंबर पेज पर 3.2 मैथमेटिकल पेडागोजी, यानी गणित की पेडागोजी। कोई मिस ना करे, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो। अगला जो वीडियो आएगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का हम शिक्षण शास्त्र पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखा करो अगर सीटेट में मास्टर बनना है। सीटेट में, केवीएस में, एनबीएस में और टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड अगर मास्टरी गेन करनी है तो इन वीडियो को कई बार देखो, एक बार नहीं कई बार देखो और एनसीएफ को रिवाइज करो और फिर पुराने सालों के पेपर निकालो गूगल से, उनके सॉल्व करो। एज इट इज लाइन मिलेगी, दिमाग आपका शार्प हो जाएगा, एकदम बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा ब्रेन, और कभी आप हारोगे नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग देता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखा करो। एक ही बार देखकर इतना ब्रिलियंट हम सब लोग नहीं है कि मास्टर हो जाते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, ईमानदारी के साथ पढ़ना। इससे ज्यादा अच्छा मौका अब आपको कभी नहीं मिलेगा 24 आवर। वैसे बिजी रहते हो, अब तो कोई बिजी भी नहीं हो, आराम से 10 बार एक वीडियो को देखो, 5 बार क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मेल करो क्वेश्चन, आप कमेंट में लिखो हमें ये दिक्कत है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, यानी फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अनुभवों को कमेंट में लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।